Dear student, now we are going to start JEE Mains Paper Chemistry सेकंड शिफ्ट 25 जून। पिछले 2 शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और ये देखा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, कंसेप्चुअल हैं, फैक्चुअल हैं और बहुत लेंदी कैलकुलेशन, बहुत ही कम क्वेश्चन में इन्वॉल्व था। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री के बचे हुए समय को आप लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी फॉर्चुनेट कंडीशन है, सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। जैसे अब पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिए हुए है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। देन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज टर्म्ड एज वर्क फंक्शन एंड वर्क फंक्शन इज टर्म्ड एज एच न्यू नॉट, जहां पर एच का वैल्यू पता है आपको 6.6 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी आपका गिवन है 1.4 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड या 15 हर्ज। इसका यूनिट क्या है? जूल सेकेंड। इसका क्या है? पर सेकेंड। पर सेकेंड से सेकेंड कट गया, जूल। आंसर आपका इजीली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an ideal gas is present in a closed rigid container at 27 degree centigrade at and 38 atm, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 38 atm है। फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा सिंपल, P1 बटे T1 इज इक्वल टू P2 बटे T2। कुछ क्वेश्चन में समय नहीं लगना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.1 मोल ऑफ एन एसिड ए न्यूट्रलाइजेज कंप्लीटली बाई 0.05 मोल 20 ml ऑफ बेस MHOA2। बेस का एसिडिटी दिए हुए 2। तो जब एसिड प्लस बेस को आप रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड के H प्लस को बेस का OH माइनस कंप्लीटली क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब देखिए, तो बेस एसिड का मिलीमोल इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके? बेस के मिली इक्विवेलेंट के। तो यहाँ पर हमको बेसिसिटी एसिड का पता नहीं है, मान लिया हमने N, वॉल्यूम इसका और मोलैरिटी दिए हुए 10 ml एंड 0.1 m, यानी N इंटू 0.1 इंटू 10 शुड बी इक्वल टू, बेस का एसिडिटी हमको पता है कितना? 2, इसका स्ट्रेंथ पता है 0.05 और वॉल्यूम भी दिए हुए है 20 ml। और यहाँ से N का वैल्यू कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे क्या? N इज इक्वल टू अगेन 2, यानी एसिड इज डायाबेसिक एसिड। एसिड इज डायाबेसिक एसिड, यानी 1 मोल ऑफ एसिड के लिए 2 मोल ऑफ बेस रिक्वायर्ड है। ओके, 7 ग्राम एफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 93 ग्राम dissolved in 42 gram of water. If solute get dimerized in water and depression in freezing point is 20 degree centigrade, delta TF is 20 degree centigrade, then find percentage association of solute. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला तो आप डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा हो तो यहाँ पर वन ऑफ फैक्टर को इग्नोर नहीं करना है। एंड इफ एसोसिएशन डिसोसिएशन नॉट टेकिंग प्लेस, तब हम लोग क्या लगाते थे? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, आई का वैल्यू 1 ले लेते थे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा है और कितना हो रहा है आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले इसे तो हम आई का वैल्यू निकालेंगे। आई का वैल्यू निकालने के बाद I इज इक्वल टू, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई N, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1 बाई N, सॉरी, I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई N माइनस 1 टू द पावर बीटा। और यहाँ से बीटा जो कैलकुलेट करेंगे वह क्या करेगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
डिसोसिएटेड, आई का वैल्यू आपको पता है, एन का वैल्यू पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे 0.8 के आसपास आएगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो दो स्टेप करना है, पहला तो एकदम बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आई का वैल्यू निकालना है, और उस आई के वैल्यू को यहाँ पुट करके वैल्यू निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। फॉर ए रिएक्शन ए प्रोडक्ट एट द प्रेशर 55 किलो पास्कल, टी हाफ गिवन, टी हाफ 340 सेकेंड, एंड while at the pressure 27.5 किलो पास्कल, दोनों का यूनिट किलो पास्कल ही है, टी हाफ इज 170, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू पी पार्शियल प्रेशर पर पावर 1 माइनस एन, फॉर्मूला है नेथोडल रिएक्शन का, इफ सब्सटेंसेस आर गैसेस। अब इसमें देखिए तो दो फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो टी हाफ ऑफ 1 प्लस टी बाई टी हाफ ऑफ 2, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 340 बाई 170 विल बी इक्वल टू व्हाट, 55 किलो पास्कल बाई 27 बाई 5, 55 बाई 27.5 एंड दिस इज इक्वल बाई पावर 1 बाई n। तो यहाँ से देखिए तो ये कितना होगा 2, यानी 2 पर पावर 1 माइनस n, और यह कितना होगा अगेन 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 पर पावर 1 माइनस n, यानी 1 माइनस n विल बी इक्वल टू व्हाट 1, तो n इज इक्वल टू व्हाट 2, यानी रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर अगेन सिंपली फार्मूला बेस्ड। अगला क्वेश्चन, for ideal gas increasing temperature by 1 degree centigrade, pressure by 0.4%, pressure in by 0.4%, then find initial temperature in Kelvin. Consider volume and amount of gas remain constant. Report your answer as x into 10 to the power x into 10 to the power -2। तो इसमें बड़ा सिंपल है, आप इक्वेशन क्या लगाएंगे, P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्या, नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अब यहां से देखिए तो क्या ये वैल्यू रखेंगे, P बाई टी इज इक्वल टू 1.04% पर 4% बढ़ रहा है, यानी 1.04 P बटा टेम्परेचर का वैल्यू आप कितना रखेंगे T प्लस 1, T प्लस 1, और यहां से T प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.04, इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा 0.04 के, 0.04 के, और इसको आंसर ले देना है x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी x इज इक्वल टू 4। कुछ नहीं, P1 बाई P2 बराबर P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 हमने लगाया, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल क्या था, कांस्टेंट था। गेलुजैक लॉ अप्लाई कर दिया। अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट H2O एक्ट्स एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, गलत है। वाटर लेविस एसिड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, बेस है, हैविंग लोन पेयर व्हिच कैन डोनेटेड। H2O acts as acid on reaction with NH3 while it acts as base on reaction with H2O, H2S। स्टेटमेंट 2 करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फैक्चुअल अगेन, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ Bi2H3 इन वाटर, और KSP आपको दिए हुए सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो देखिए तो जरा, जब इस कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यह क्या प्रोड्यूस करेगा 2Bi + 3, एक्चुअली इसका वैलेंसी यहाँ था और इसका वैलेंसी यहाँ था,
प्लस 3s-2। तो अगर यह इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी S है, यानी S मोल ऑफ द कंपाउंड इज डिजॉल्व, तो यह कितना बनेगा? 2s बनेगा, और यह कितना बनेगा? 3s। नाउ KSP इज इक्वल टू, क्या करिएगा? 2s पर पावर 2 एंड 3s पर पावर 3, यानी क्या करिएगा? 2 पर पावर 2 S2, 3 पर पावर 3, यानी 27 S क्यूब, यानी कि 27 इंटू 4, और S पर पावर कितना हो जाएगा? 3 और 2, 5, एंड दिस इज इक्वल टू KSP, एंड KSP इज गिवन 1.08। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। अगेन कैलकुलेटिव एंड फैक्चुअल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अब इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, जो भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे, यानी सभी बॉन्ड एंगल एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली सेम एंगल पर होंगे, तो उसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, चूंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, तो BeF2 लीनियर, 180 अपोजिट कैंसिल, BF3 तीनों बॉन्ड एंगल एक दूसरे से कितने हैं? 120 पर, सिमेट्रिकल, डाइपोल मोमेंट जीरो। H2O का तो आइडेंटिकल नहीं, NH3 का आइडेंटिकल नहीं, HCl3 HCl तो पोलर, CCl4 चारों बॉन्ड एंगल कितने? 109 पर। इसलिए आपके जो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट? HCl का नॉन जीरो, NH3 का नॉन जीरो, और H2O का नॉन जीरो, और बाकी ये दोनों मॉलिक्यूल और CLF क्या होगा? डाइपोल मोमेंट जीरो, ड्यू टू इट्स सिमेट्री एंड ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली। अब अगर मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। तो क्रोमियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3d4, इसलिए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका है 4s1 3d5, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो एक 4s1 से और एक 3d से, तो 3d4 पर बच जाएगा। वेनेडियम का हो जाएगा 3d3, आयरन का हो जाएगा 3d6, और Ni2 का हो जाएगा 3d8। Ni2 का कितना हो जाएगा? 3d8, वेनेडियम का 3d3। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देखो तो 4, इसमें 3, इसमें कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 अनपेयर्ड, और 3d8 यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आप रखेंगे तो 2 2 4 2 6 7 8। तो ड्यू टू मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंटम इज मिनिमम फॉर निकेल। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। फिर वही क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, तो सभी आयरन के कंपाउंड हैं और कोबाल्ट के कंपाउंड हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या पेयरिंग कराएगा? कोबाल्ट से आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा। यहाँ कोई लिगेंड नहीं है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगा, यानी सबसे ज़्यादा FeCl3 का। तो देखिए, तो ऑप्शन में FeCl3 सबसे ज़्यादा कहाँ है? हाँ, थर्ड ऑप्शन में, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कोबाल्ट से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन में, लेकिन यहाँ पेयरिंग के चलते FeCN का कम और FeCl3 का ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी है, तो देख करके बतला देंगे। क्लोरीन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते होना चाहिए था फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा साइज के अकॉर्डिंगली, बट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी देन क्लोरीन, यानी एक ऑप्शन है कि फ्लोरीन का जानवन होकर के क्लोरीन का होना चाहिए, और वो ऑप्शन आपके पास यही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, पोलूरियम और टेलुरियम। तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, यहाँ क्या है देखिए, क्लोरीन का कम कर दिया है फ्लोरीन से। ऑप्शन सही और ऑर्डर में अरेंज किया है, साइंस कन्वर्ट कर दिया है। तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये सब तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। PCl3 को वाटर से रिएक्ट करा रहा है, कंपाउंड एक बन रहा है A। तो जब PCl5 को वाटर से रिएक्ट कराते हैं हम लोग, तो क्या कंपाउंड बनता है?
POCl3 डबल बॉन्ड एक O बन जाता है इक्वेटोरियल का, और POCl3 प्लस, अब जो वाटर इसके क्लोरीन को लेकर के बाहर निकला वो HCl बनाएगा आपका A प्लस HCl दिए हुए है, इसलिए A को सिर्फ देखना है। अब कह रहा है कि इस POCl3 का जब स्ट्रक्चर को फिर से रिएक्ट कराएंगे वाटर से, अगेन हाइड्रोलिसिस टेकिंग प्लेस, और POCl3 में देखिए P डबल बॉन्ड हो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब यहाँ जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो इस तीनों क्लोरीन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, H प्लस, H क्लोरीन को लेकर के HCl बाहर निकाल देगा, वो H ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका क्या, H3PO4। और इस H3PO4 में स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियर है, OH OH OH, all hydrogen connected with first oxygen which is ionizable and hence impart in basicity। तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इन बी, यानी लास्ट कंपाउंड में, तो कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, सिंपल रिएक्शन याद रहेगा, बन जाएगा, और कोई बहुत भारी रिएक्शन भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन हीटिंग एज, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में लेड ऑक्साइड के अलोंग साथ साथ क्या बनता है, NO2 बनता है, क्या बनता है, NO2। अब कहता है कि A ऑन डाइमराइजेशन गिव्स B, तो यह डाइमराइज करके क्या बनाएगा, N2O4। देन द नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम, तो देखिए तो जरा, N2O4 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यानी देयर इज नो NO ब्रिजिंग, यानी क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलिफाइलिंग ब्लिस्टर कॉपर प्रेसियस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन एनोड मड, ठीक है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय एबव मेथड, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, again factual। Ditol is formed when two compound A and B, from two compound A and B, A having 6 pi electron, A is having 6 pi electron and B having 2 pi electron, then the name of compound B is 6 pi electron and 2 pi electron डिटोल में। अब इसमें देखिए तो देन द नेम ऑफ कंपाउंड बी इज, एक में बेंजीन रिंग है सब्स्टिट्यूएंट के साथ, यानी कि OH CH3CH3Cl, ठीक है, और इसको जब रिएक्ट कराते हैं CH3OH CH3 के साथ, तो डिटॉल का फॉर्मेशन होता है, तो जिसमें 2 पाई बॉन्ड है उसको बी कह रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये दिस कंपाउंड इज बी, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, कंपाउंड थर्ड है। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को नहीं नाम को बतलाना है आपको, आपको नाम बतलाना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड को, तो इसका कॉमन नेम, दिस इज नॉट द IUPAC नेम, कॉमन नेम है, अगेन मेमोरी बेस्ड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ नोवालैक आर देयर इन 963 ग्राम ऑफ, देखिए वेट दिए हुए नोवालॉक का, और उसमें पूछ रहा है कि इस नोवालैक के कितने यूनिट इतने ग्राम मास में प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसके मोनोमर आपको याद हो तो फेनॉल में इथेनॉल का जब एडिशन रिएक्शन कराते थे, यानी CH2OH, एक कार्बन का कंपाउंड, यही है आपका नोवालैक। तो 963 ग्राम ऑफ पॉलीमर में कितने मोनोमेरिक यूनिट होंगे, तो इसका तो मास बाई मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल आप निकाल लेंगे, और उसको योगात्मक नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 1 7 कार्बन, हाइड्रोजन 5 6 और 2 8 और 1 9, यानी हाइड्रोजन 9 और ऑक्सीजन 2।
कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके यहाँ डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का पहले फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, और उस साइकिल पर रिंग पर यह इथेनॉल जो है वह जाकर के एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। यानी जो आपका रिंग बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड में, उस रिंग में ब्रोमीन जो है वह प्लेन के नीचे होगा, और प्लेन के ऊपर से जाकर के एज ए न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा CH3OH, यानी कि CH2OH का एडिशन होगा, यानी कि OCH3, यानी कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। पहले ब्रोमीन, उसके बाद जो रिंग बनेगा उसके प्लेन के ऊपर से जाकर के OCH3 का अटैक होगा। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म। How many compound gives burette test? Tripeptide, methionine, glycine, अगेन मेमोरी बेस्ड ग्लाइकोसामाइन और ट्राइपेप्टाइड, जिसमें भी पेप्टाइड लिंकेज है वह इस टेस्ट को देगा, यानी 3 कंपाउंड, ग्लाइसिन, मिथियोनिन एंड ग्लाइकोसामीन। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम। देखिए जाइमेज का फॉर्मेशन ईस्ट के थ्रू होता है, जाइमेज का फॉर्मेशन ईस्ट करता है। उसके बाद पेप्सिन जो है वह एस्टोमक में सिंथेसाइज होता है। उसके बाद डाई एस्टेज जो है वह माल्ट शुगर को ब्रेक करता है, और यूरिएज जो है वो सोयाबीन में पाए जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट का 1, तो फर्स्ट का 1 यहीं पर है, ठीक है। बी का थर्ड ठीक है दोनों में, लेकिन फर्स्ट का 1 तो इसी में सिर्फ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि एक कंपाउंड ए है जिसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, फिर मिथाइल बेंजोएट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। मैं पीछे भी बतलाया था, पिछले पेपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर एरो के ऊपर कोई कंपाउंड A, B, C लगातार दिए हुए, मतलब तीनों एट ए टाइम रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर एरो के ऊपर 1 लिख करके A लिख दिया, 2 लिख करके B लिख रहा है, और 3 लिख करके C लिखा हुआ हो, इसका मतलब पहले कम रिएजेंट A रिएक्ट करेगा, फिर जो इंटरमीडिएट बनेगा उस पर B का रिएक्शन होगा, और फिर C का, यानी सेपरेटली। तो सबसे पहले कंपाउंड ए को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और फिर उसका मिथाइल बेंजोएट के साथ डिग्रेडेशन, यानी कि निश्चित रूप से कंपाउंड ए क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। अब इस एल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया होगा तो यह बनाया होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट MgBr, और जब इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मिथाइल बेंजोएट के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोलिसिस कराया होगा, तो मिथाइल बेंजोएट में क्या है, COOPH, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, तो जरा देखिए, कार्बन OH, फिनाइल, फिनाइल और फिनाइल, यानी कंपाउंड ए इज ब्रोमोबेंजीन। इस Mg से हमको पता चल गया कि Mg से बनेगा क्या, डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिग्रेडेशन, हाइड्रोलिसिस डिग्रेडेशन। अगला क्वेश्चन, वाटर विथ BOD वैल्यू ग्रेटर देन 7 इज हाईली पॉल्यूटेड, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड BOD। करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। BOD जितना कम होगा वाटर उतना प्योर माने जाते हैं, और BOD 5 के आसपास राउंड अबाउट रहना चाहिए। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है कि वाटर में ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो भी बैक्टीरियाई माइक्रोब्स हैं उसको ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत हो रहा है। तो ग्रेटर द BOD मोर पॉल्यूटेड द वाटर इज। अगला क्वेश्चन, द ग्लाइसिन कंटेंट ऑफ प्रोटीन इज 0.3%, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन, और मोलेक्युलर वेट ऑफ ग्लाइसिन दिए हुए है 75 ग्लाइसिन का मोलर मास है, और प्रोटीन एक है उसका ग्लाइसिन कंटेंट है 0.3।
तो मान लेते हैं कि मोलर मास m है, तो देखो तो m का 0.3% जो है वह कितना होना चाहिए, मिनिमम ग्लाइसिन कितना है 1, द ग्लाइसिन कंटेंट ऑफ प्रोटीन इज 0.3%, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का मास मिनिमम लेंगे तो ग्लाइसिन भी मिनिमम लेंगे, तो एक से तो कम नहीं ले सकते, कम से कम एक एमिनो एसिड्स ग्लाइसिन होगा। तो अब मोलर मास इज इक्वल टू 0.3 बाई 100 इंटू 75, सॉरी इंटू इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखो तो m इंटू 0.3/100 इज इक्वल टू 75, तो m बराबर क्या हो जाएगा 75 इंटू 100/0.3, यानी कि 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, और 0.3 को तो 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 100, 25 तिया 75, यानी कि 25,000 मोलर मास मिनिमम। देखिए दो ही चीज समझना था, प्रोटीन का मिनिमम ग्लाइसिन कंटेंट है 0.3%, और ग्लाइसिन मिनिमम कितना हो सकता है, एक मोनोमर हो सकता है, यानी एक मोनोमर का मास 75 था, यानी जो कंपाउंड थे उसका 0.3% मोलर मास जो था वो 75 था, तो 100% कितना था हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पीसीसी है ठीक है, पैलेडियम BaSO4 है ठीक है, और अगर इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट तो उसके बाद फिर जाकर के वो एसिटोफेनॉन बना सकता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो बस देखना है और बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी अमाइन विल नॉट फॉर्म इन अ माइन, अब देखिए सेकेंडरी अमाइन में उस एमाइन में जिससे बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हों वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और वहाँ पर अटैक मुश्किल होगा। तो इसमें देखिए तो मिथाइल है रिएक्ट कर सकता है, इसमें इथाइल है रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल है, बल्कि ग्रुप है, इसलिए रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस थर्ड ऑप्शन। तो आपका आज का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगेन 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो जस्ट फैक्चुअल थे, 30% क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था,